कल वाले लेक्चर में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसमें हमने आपको बताया था पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, फोकस, फोकल लेंथ और फोकल प्लेन। 8 डेफिनेशन कराई थी, पहले समझाई थी फिर कराई थी, तो वो समझ में आ गई आपके। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें उनका। एक डायग्राम में सारी डेफिनेशन देख लें, एक एक डायग्राम में सारी डेफिनेशन देख लें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन। तो देखो इधर, ये बताओ मैंने कौन सा मिरर बनाया है। जितनी डेफिनेशन वो 88 इसमें लगेंगी उतनी ही किसमें लगेंगी, कॉन्वेक्स में। तो इसी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है एक मेरे पास, 8 की 8 डेफिनेशन इसके अंदर लगाओ, देखो कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहली डेफिनेशन थी पोल। तो पोल क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है मिरर का। ये जो है, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, पोल है, इसको पी से डिनोट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन थी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक कर्वेचर है, इसका एक सेंटर है क्योंकि ये स्फीयर बन सकता है। तो वो आपकी बातें हो गई है सारी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका सेंटर होता है। अब पोल से नापते हैं सारी डिस्टेंस, मैंने बताया था। पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर। थर्ड डेफिनेशन 3 हो गई, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ डेफिनेशन थी हमारी, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यस, यस नाम है तुम्हारा। ऐसी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ये जो लाइन है इसको क्या कहोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस। 4 डेफिनेशन हो गई। फिफ्थ डेफिनेशन थी अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, लेस्ली बताओ। लेस्ली नाम है तुम्हारा, लेस्ली बताओ कहाँ है यहाँ अपर्चर। M1 M2 मान लेते हैं इसको। हाँ, तो M1 और M2 के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, अपर्चर है। अपर्चर बड़ा होता है तो मिरर भी क्या होता है, बड़ा। और अपर्चर छोटा होता है तो मिरर भी क्या होता है, छोटा। समझ गए ना। अपर्चर के बाद अगली डेफिनेशन क्या है, फोकस। फोकस कहाँ होता है ये बताएंगी, कनिष्का बताओ, अंशिका बताओ। सही बता रही, बताओ। जब दो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, लाइन आपस में प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, या तो सच में मीट करेंगी तो रियल फोकस, और कॉन्वेक्स में हमने देखा था कि ऐसा लग रहा था उस पॉइंट से आ रही है, तो वो वर्चुअल फोकस। अरे क्लियर है। यानी फोकस यहां कहीं होगा, पी और सी के बीच में, पोल और सेंटर के बीच में कहीं पे फोकस होता है। यहां बना देते हैं इसको अभी फिलहाल, कैपिटल है। फोकस के बाद मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, बहुत बढ़िया। पोल से फोकल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, सिंबल याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फोकल प्लेन क्या होता है बताओ, ऋतिक, फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन एक प्लेन है जो फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के पर्टिकुलर होता है। ये पूछा गया है अभी। अभी ये नहीं पूछा मैंने कि उसको होता क्या है, मैंने पूछा फोकल प्लेन क्या है। तो फोकल प्लेन एक प्लेन है जो कि कहां से पास करता है, फोकस से तो पास होता है। यानी यहां तो रखा होता है ऐसे करके, ऐसे करके रखा है ये प्लेन, समझ गया ना। और प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। अब इसका यूज आपने जो बताया वो है, यूज क्या है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मीट होती हैं, तो फोकस बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर किसी। लेकिन मान लो लाइट रे, जैसे मैंने कल बताया था, आपस में पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो वो कहां मीट करेंगी, तो वो प्रिंसिपल इसके फोकस के या तो ऊपर या नीचे मीट करती है। अगर ऊपर से आ रही है तो नीचे मीट करेंगी, नीचे से आ रही है तो ऊपर मीट करेंगी, करेंगी इसी प्लेन पर कहीं ना कहीं। तो एक्चुअल में ये इमेजिनरी प्लेन है,
रियल में कोई प्लेन नहीं रखा हमने यहाँ पे, एक इमेजिनरी प्लेन है फोकस से होता हुआ। ये दिखाता है कि अगर पैरेलल लाइट रे आ रही हैं, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के हो चाहे खुद के हो, वो हमेशा इस प्लेन पर मीट करेंगी कहीं ना कहीं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं, तो आप जानते हो वो इस पॉइंट पर मीट करेंगी, फोकस पर। अगर आपस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो वो इस प्लेन पर कहीं भी मीट कर सकती है। तो इस इमेजिनरी प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज मैं तब करूंगा जब आपको मैं इमेज बनाना सिखाऊंगा। जब हम पढ़ेंगे ना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, वहां इसका यूज करेंगे फोकल प्लेन का। ठीक है, आज क्या करेंगे? अब हम सारी डेफिनेशन हो गई, मिरर भी आपने पढ़ लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है आपका। ठीक है, आर्टिकल्स आएंगे अब आपके, फॉर्मूलाज आएंगे आपके, और फॉर्मूले आएंगे तो आपको पता है फॉर्मूले के साथ क्या आता है। अगर फॉर्मूला बताया गया है तो उसके साथ क्या आएगा? चिपक उसके साथ न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आप फिर उसका न्यूमेरिकल करोगे। तो अब फॉर्मूले और न्यूमेरिकल की बात होगी। पहले फॉर्मूलों को समझना है, आए कहां से, किन फॉर्मूलों की बात हो रही है, इनका प्रूफ देखना है, डेरिवेशन देखना है पूरा। फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करने हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो। ठीक है, बात समझ में आती है? तो पहली हेडिंग डालो आप, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ डालो। हेडिंग लिखें, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, that is small r, and focal length, that is focal length का सिंबल स्मॉल f। हिंदी में लिखें, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। अब आप इन दोनों को जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जानते हैं, क्या होती है, कैसे होती है। आप फोकल लेंथ को भी जानते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, कहाँ होती है डायग्राम के अंदर, अरे जानते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार याद दिला दूं, तो ये आर और एफ कहाँ होते हैं, देखो जरा डायग्राम। ये मैंने मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया, जैसा कॉनकेव के लिए होगा वैसा ही किसके लिए होगा? कॉन्वेक्स के लिए भी होगा। तो आप ये ना समझेंगे भैया कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहे, जो इसके लिए बात होगी वही बिल्कुल ट्विंस है आपस में, जैसा इसमें होगा वैसा ही उसमें होगा, जो फॉर्मूला इसके लिए होगा वो फॉर्मूला उसके लिए होगा। तो बताओ लेस्ली, हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेस्ली बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होती है? पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस को वो कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये पी है, ये सी है स्वाति, तो पी से सी तक की डिस्टेंस को आप कहती हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप नहीं कहती, सभी कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? फोकल लेंथ कहां से कहां तक की होती है? मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसका फोकस यहां कहीं है। पता कैसे चलता है फोकस का? पैरेलल लाइट रे भेजते हैं, जहां मीट करती है वहां फोकस होता है। अभी मैंने मान लिया, एक मिनट के लिए मान लो इसका फोकस कहाँ है, यहाँ एफ पर है, इस पॉइंट पर है। तो पी से एफ तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? फोकल लेंथ। इन दोनों की तो बात हो रही है, देखो ऊपर हेडिंग में, स्मॉल आर और स्मॉल एफ की। अब क्या कह रही है हेडिंग? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रिलेशन का फिजिक्स में मतलब होता है फॉर्मूला। आप एक ऐसा फॉर्मूला बताओ, ऐसा रिलेशन बताओ इन दोनों में जिसमें एफ भी हो और आर भी हो, यानी इन एफ में और आर में कोई ना कोई रिलेशन है, वो रिलेशन आपको बताना। ठीक है, तो बता दूं मैं क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जो एफ है ना, जो फोकल लेंथ है ना स्मॉल एफ, ये इक्वल होता है
रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2k। ये रिलेशन है। इससे क्या समझ में आता है आपके, बताओ। इससे क्या समझ में आया कि जो फोकल लेंथ है ना भैया, फोकल लेंथ वो इस रेडियस की आधी है। अगर फोकल लेंथ आपकी 10 है तो रेडियस कितनी होगी? 20 होगी। तो 20 का आधा तभी तो क्या हो गया? 10 हो गया ना। यानी आप कह सकते हो ये जो फोकस है ये पी और सी के बिल्कुल कहां होता है? सेंटर पे होता है। ये डिस्टेंस 10 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? 10। तो रेडियस कितनी हो गई? 20। तो फोकस उसका आधा 10। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है फोकल लेंथ। बात समझ में आ गई? ये रिलेशन है। लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं होता। जरूरी नहीं है फोकस बीच में ही बने। कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है इस फॉर्मूले के अंदर, ये कंडीशन बहुत ध्यान में रखनी है आपको। कंडीशन ये है, ये सेंटर पे पॉइंट तभी आएगा, मतलब ये रेडियस की आधी तभी होगी फोकल लेंथ, जब इसका जो अपर्चर है ना मिरर का, ध्यान सुनना, मिरर का अपर्चर क्या है? M1 M2, ये लेस होगा स्मॉल आर से। यानी इस रेडियस से छोटा होना चाहिए मिरर का क्या? अपर्चर। तब आप कह सकते हो कि F इज इक्वल टू R अपॉन 2। यानी फोकल लेंथ रेडियस की आधी है। तभी कह सकते हो। कब? जब ये जो अपर्चर है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस ये छोटी होनी चाहिए किससे? इस रेडियस से। द अपर्चर ऑफ द मिरर शुड बी स्मॉल या स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कंडीशन है इस फॉर्मूले के साथ। अगर स्मॉल नहीं है तो फिर ये फोकस कहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं है मिड में ही बनेगा, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करो जरा फटाफट। यहां लिख दो, वेयर एफ इज फोकल लेंथ एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखो, रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन है बोलो जरा। द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब मैंने स्फेरिकल मिरर लिख दिया, मतलब दोनों की बात हो गई ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों की बात हो गई, स्फेरिकल मिरर लिख दिया। तो द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ, आधी होती है किसकी? ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? फोकल लेंथ आधी होती है। ठीक है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए आपकी क्या? द अपर्चर, द अपर्चर शुड बी, शुड बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों कह रहे हैं हम इस कंडीशन को, क्यों लगा रहे हैं, वो अभी आपको आगे पता चलेगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, लिखो फटाफट, हिंदी में लिखो। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। शर्त लिखो, कंडीशन क्या है? शर्त, शर्त यह है कि क्या? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होना चाहिए।
दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होना चाहिए, तभी आपका जो फोकस होगा वो कहाँ बनेगा, बिल्कुल मिड में बनेगा, पोल और सेंटर के। ठीक है, ये कंडीशन होगी तब। ये मत लिखना तभी आपका, ये तो मैंने बोला है फिर। ठीक है, ठीक है सरस्वती, बढ़ जाए आगे। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। देखो, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दें और आपसे फोकल फोकल लेंथ पूछें कि भाई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो आप 20 को यहां रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगी फोकल लेंथ। अब अगर उसने नहीं बोला ना न्यूमेरिकल में कि अपर्चर छोटा है, तो मान के चलेंगे कि अपर्चर छोटा ही है। ये अंडरस्टैंड होता है, न्यूमेरिकल के अंदर का हर बार नहीं बोलेगा वो कि अपर्चर छोटा है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है। ठीक है, अब आपने कैसे मान लिया कि ये फॉर्मूला सही लिखा है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और दोनों मिरर के लिए प्रूफ करेंगे, कॉनकेव में भी प्रूफ करेंगे और कॉन्वेक्स में भी यही फॉर्मूला प्रूफ करके लाएंगे। ओके, अभी मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा है, अब इसको मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया, इसको रफ कर दूं मैं निशा। तो पहले किसके लिए प्रूफ करें इसको हम, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ कर लेते हैं। डालो हेडिंग फॉर कॉनकेव मिरर। क्या प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं, इधर लिख देते हैं। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ करना है। ठीक है, ये टारगेट है हमारा। क्लियर है, करो प्रूफ फटाफट। देखो इधर देखेंगे सब बच्चे, अब सारे बच्चे इधर देखेंगे बोर्ड पर। ये मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया, पोल बना दिया, सेंटर बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। पैरेलल लाइट रे ले ली मैंने। कैसी लाइट रे है ये, किसके पैरेलल है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब आप भली भांति जानते हैं कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहां से कट होके जाती है, फोकस से। मन में नहीं बोलना है, बोलना है मुंह से। कहां से कट होके जाती है, फोकस से। तो देखो ये लाइट रे कहां से कट हो गई, देखो यहां क्या होगा, अरे होगा। क्लियर है यहां तक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो फोकस से कट होकर गई है लाइट रे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस पॉइंट पर हिट हुई थी, इस पॉइंट पर हिट हुई थी मिरर के। तो इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, ध्यान से देखते रहना बिल्कुल। अब ए पॉइंट कह दिया मैंने इसको। क्लियर है, और ये मिरर तो आपका है ही M1 M2। क्लियर है, अब आप मुझे ये बताएं, मैं इस ए पॉइंट पर जहां पर लाइट इंसिडेंट हुई है, मैं नॉर्मल खींचना चाहता हूं वहां पर। मतलब जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, हमने प्लेन मिरर लिया था। प्लेन मिरर में जब हमने लाइट इंसिडेंट कराई थी तो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई थी, फिर ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई थी। फिर हमने इस इंसिडेंट पॉइंट पर क्या खींचा था, एक नॉर्मल खींचा था। क्या मुझे कोई बच्चा यहाँ नॉर्मल बताएगा कैसे खींचेगा, मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचना है। कहाँ कहाँ से कट होकर जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल सेंटर से कट होकर जाएगा। बिल्कुल सही। ये हमारे मिरर कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, और स्फेरिकल में नॉर्मल, स्फेयर में नॉर्मल हमेशा कहां से कट होके जाता है, सेंटर से ही कट होके जाता है। ये बात मैंने बताई भी थी। देखो जैसे हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल में ये सेंटर होता है,
अब मान लो मुझे इस पॉइंट इस यहां पर नॉर्मल खींचना है, तो देखो ये नॉर्मल जैसे ही खींचूंगा ना, ये कहां से पास हो जाएगा, सेंटर से हो जाएगा पास। मान लो यहां नॉर्मल खींचना है इस पॉइंट पर, तो जैसे ही नॉर्मल खींचूंगा ये कहां से पास हो जाएगा, अरे नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री का ही तो, 90 डिग्री पर सरफेस, जिस सरफेस पर आप खींच रहे हो नॉर्मल, उससे 90 डिग्री पर लाइन खींच दो, वो नॉर्मल है आपका। तो ये पॉइंट है, इस पे नॉर्मल खींचना है, तो 90 डिग्री पे लाइन खींची मैंने, उसको पीछे बढ़ाया तो कहां से कट कर रही है, कहीं भी आप नॉर्मल खींच लो सर्कल में या स्फेयर में, वो कहां से कट करके जाती है, सेंटर से ही कट करती है। मान लो इस पॉइंट पर खींचना है, तो देखो कहां से कट होगी, कहां से कट हुई है, सेंटर से कट हुई। तो इसका स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहां है, ये है, इस पर अगर नॉर्मल खींचना है तो कहां से कट होगा, सेंटर से कट। अरे तुम बहुत होशियार हो गए ना बच्चे, अब बहुत होशियार वाला हो गए तुम। सही है, सेंटर से पास हो गया नॉर्मल। अब जब हम यहाँ नॉर्मल खींच देते हैं तो क्या करते हैं बताओ, हमें दो एंगल मिलते हैं ना नॉर्मल से, एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं, यहां भी मिलेंगे। कौन सा आई है कौन सा आर है, कौन सा बताओ, ऊपर वा, ऊपर वाला एंगल क्या है, ये आई। जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, आर, आई आर, यहां भी आई आर। क्लियर है यहां तक बात। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखेंगे ध्यान से, इसको कुछ कह दो, इसको भी जहां से लाइट आ रही है इस पॉइंट को कुछ कह दो, क्या कह दूं मैं बताओ, कुछ भी मान लो जो ना माना हो यहाँ पे, डी मान लो, और इसको सी तो मान रखा है, डी मान लो। सही है, डी से आ रही है और डी पे गई, ऐसा कह लो आप, ठीक। अब आप मुझे बताओ, यहां बताओ कि एंगल बी ए सी कितना है, कितना है, एंगल बी ए सी कितना है, कहाँ होता है एंगल पता है ना, जो बीच में लिखा होता है उस पे एंगल बनता है। तो देखो बी ए सी, तो क्या क्या एंगल है ये पे, आइए ए का एंगल लेंगे जो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये बराबर नहीं होगा एंगल सी ए एफ के, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में, यस, क्यों होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, आई बराबर होता है किसके, तो ये आई किसके बराबर होगा, ये बताया था आई आर बराबर होते हैं, यानी यहां लिख दो ब्रैकेट में, ये कैसे हो गए बराबर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और नीचे लिख दो आई बराबर आर। अरे क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, क्या एंगल एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ए सी एफ के, बताओ होगा नहीं होगा, मैं यहां लिखता रहूंगा, आपको डायग्राम में देखना है, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल ए सी एफ के, नहीं होगा, होगा बराबर, क्यों होगा, आई आर बन रहा है फिर से, ये वाला देखो कहां पर है पहले देख लो, ए सी एफ कहां पर है, ए सी एफ, ये इस एंगल की बात हो रही है, क्या ये एंगल बी ए सी मतलब ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, आपने नहीं पढ़ा मैथ्स में, ये जेड बना रहे हैं, जेड देखो ये, तो जेड पर जो एंगल होते हैं ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो देखो ऊपर क्या बन रहा है, आई, देखो जेड बन गया ना, ये और ये बन गया जेड, तो ये आई है तो ये भी क्या होगा, देखो ये लिखा है मैंने, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ। अरे क्लियर है, क्यों है क्लियर ये, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये आपने थ्योरम भी की होगी मैथ्स में, की है तो बताते रहो मुझे फटाफट, मुझे क्यों बताना पड़ रहा है। अब इधर देखो ध्यान से, ये हो गए बराबर। अब बताओ, बताओ ये बात मैं सही लिख रहा हूं नहीं। एंगल ए सी एफ इज इक्वल है एंगल सी ए एफ के। एंगल ए सी एफ इक्वल है एंगल सी ए एफ के, है या नहीं है डायग्राम में देख के बताओ। आपको खुद खुद थिंकिंग करनी है, मैं तो बता ही दूंगा, आप लॉजिक लगाओ। ये एंगल दिख भी रहे हैं, कहां पर है, दिख रहे हैं, कहां है ये वाला एंगल ए सी एफ, देखो ए सी एफ यानी इस एंगल की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल इक्वल है किसके, सी ए एफ के, सी ए एफ के मतलब इसके। अरे तो आई आर इक्वल तो होते हैं, अभी तो ऊपर बता के आए हैं हम। आई और आर दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप ध्यान से देखना, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये ए सी एफ एक ट्राइंगल नहीं बन गया, और इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं उसको क्या कहते हैं। सही पढ़ रहे हो मैथ तुम, बिल्कुल ध्यान मत दियो। देखो ये ट्राइंगल में अलग बना रहा हूं बिल्कुल। देखो ये जो ट्राइंगल है ना बीच वाला जिसकी बात कर रहा हूँ, उसको अलग बना दिया मैंने। ये पॉइंट क्या है बताओ सरगम ए, ये पॉइंट क्या है, और ये वाला, अरे क्लियर है, ये वाला एंगल कितना है। यहाँ पे लाइन ये बना दो ना एक पूरी, लाइन नहीं बन रही तुमसे एक यहाँ पर है? ये एंगल कितना है, आई, और ये एंगल कितना है, आर। अब बताओ ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, और आप जानते हो आई और आर क्या है, इक्वल। यानी जिस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं उस ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो फिर बताया क्यों नहीं, पक्का कि नहीं, आइसोसेलेस में तो साइड सेम होती है। आइसोसेलेस ये है, आइसोसेलेस में दो साइड भी सेम होती है, दो साइड भी सेम होती है और दो एंगल भी सेम होते हैं आइसोसेलेस में। और जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड सेम होती है और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। कितना होता है एंगल इक्विलैटरल का, 90, 90 90 90 कितना हो गया देखियो। इक्विलैटरल का एंगल कितना होता है, 60 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करके 180 आता है। बस यही पता है तो। अरे ठीक है, तो ये आइसोसेलेस है क्योंकि आई और आर क्या है, इक्वल। तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो एंगल इक्वल है, तो दो साइड इक्वल नहीं होंगी, अरे दो साइड भी तो इक्वल होंगी। यहां लिख दो, लिख दो, क्या लिखोगे कि ट्राइंगल ए सी एफ क्या बन चुका है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जब देखो आइसोसेलेस हो गया तो इसकी दो साइड क्या होंगी, बताओ कौन कौन सी साइड इक्वल दिखाई दे रही है तुम्हें यहाँ पे। ए एफ इक्वल होगी किसके, सी एफ के। किसी को ए सी के बराबर तो नहीं लग रही कोई भी, ए सी तो अलग ही बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ए एफ इक्वल है सी एफ के। डायग्राम में देखो ए एफ और सी एफ, ध्यान से घूर के, ए एफ ये है और सी एफ। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ए एफ इक्वल है किसके, सी एफ के। अब सुनो ध्यान से, कंडीशन लगाएंगे अब हम। कंडीशन क्या थी कि अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल। अब जब इसका अपर्चर स्मॉल होगा, अपर्चर मतलब ये जब बहुत स्मॉल होगा तो ये ए पॉइंट पी पॉइंट पर नहीं आ जाएगा,
देखो ये ए यहाँ है, इसको छोटा करो आप, माइंड में छोटा करो। इसको जैसे छोटा करोगे ए और पी करीब आते रहेंगे, करीब आते रहेंगे, करीब आते रहेंगे। जब अपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा तो ए और पी दोनों बिल्कुल एकदम मिल जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, यानी ए ही क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब मिरर का अपर्चर छोटा होगा। अगर मिरर का अपर्चर आप छोटा नहीं करेंगे तो ये रिलेशन प्रूफ नहीं होगा, इसलिए मैंने वही कंडीशन लिखवा दी थी पहले। अब आपको अपर्चर छोटा मानना पड़ेगा। अपर्चर छोटा जैसे ही मानोगे, ये ए और पी, ये ए पॉइंट इस पी पॉइंट के करीब आ जाएगा और ए ही पी बन जाएगा। यानी मैं कह दूंगा कि ए एफ और पी एफ दोनों क्या एक ही है। तो लिखो इस लाइन को, यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस सिंस द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, तो तो सो दैट क्या कर, सो क्या कर सकते हैं हम, देखो इधर अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो मैं ए एफ और पी एफ दोनों को क्या लिख सकता हूं, यानी पी एफ बराबर होगा किसके, ए एफ के। बताओ यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ, ये पी एफ और ए एफ बराबर कैसे आ गई, ये बात समझ में आ गई। अपर्चर को छोटा करोगे तो ये ए पॉइंट पी पॉइंट पर आ जाएगा, फिर जो ए एफ था वो क्या बन जाएगा, पी एफ बन जाएगा। ये तभी होगा जब आप इस अपर्चर को बहुत ही छोटा मानेंगे, अगर छोटा नहीं मानेंगे तो ये नहीं होगा, तो फॉर्मूला भी ये वाला प्रूफ होकर नहीं आएगा। तो देखो किसके, पी एफ किसके बराबर हो गया, ए एफ के, यानी पी एफ और ए एफ बराबर है। और ऊपर क्या 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 आए हो आप, ए एफ किसके बराबर है, ये जो ए एफ है ये किसके बराबर है, सी एफ के, यानी पी एफ किसके बराबर हो गया, सी एफ के। पी एफ बराबर हो गया किसके, सी एफ के, यानी ये और ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। तो फोकस कहां आ गया, देखो मिड पॉइंट पे आ गया एकदम, अरे मिड पॉइंट पे आ गया, क्लियर है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो पी एफ है वो क्या है, हाफ ऑफ पीसी। बताओ, पीसी मतलब ये पूरी डिस्टेंस, भाई ये और ये आपस में इक्वल है, तो जो पीसी है या जो पीएफ है वो हाफ है किसका, पीसी का। तो पीएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीसी, इसका आधा हो गया ना पीएफ, फिर जब दोनों बराबर हैं तो, अरे पूरा 20 है तो ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको 10 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 20, 1/2 इंटू 20, 20 मतलब पूरा। अब रखो वैल्यू, पीएफ क्या होता है, पीएफ यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, और पीसी क्या होता है, स्मॉल आर। ध्यान रखो, पीएफ की जगह, पीएफ की जगह स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1/2, और पीसी की जगह आर, 1 से इंटू कराओगे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ऐसा होगा प्रूफ। सबसे पहले आपको ये जो ट्राइंगल बना है अंदर इसको प्रूव करना है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस प्रूव करने के बाद दो साइड इक्वल कर दो, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है। दो साइड इक्वल करने के बाद अपर्चर छोटा कर दो, फिर ए एफ और पी एफ दोनों सेम हो जाएंगे, और ए एफ पी एफ सेम होंगे तो पी एफ और सी एफ भी सेम हो जाएगा। और जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, तो आप लिख देना जो पी एफ है वो पीसी का क्या है, आधा है, तो फिर पी एफ की वैल्यू रख देना, पीसी की वैल्यू रख देना, फॉर्मूला। क्लियर है, नोट करो जल्दी, कहीं कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, नोट करते थे। और कॉन्वेक्स मिरर, फोर कॉन्वेक्स मिरर, अब ध्यान से इधर देखें बोर्ड पर, समझ ले पहले, बाद में नोट कर लेना।
ठीक है। अरे ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। अब समझो ध्यान से, फिर वही रिलेशन प्रूफ करके लाएंगे। क्या करा था मैंने उसमें, पैरेलल लाइट रे ली थी एक, तो पैरेलल लाइट रे ले लू फिर से। देखो इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही लाइट रे, इस पॉइंट पर हिट करी, इसको क्या मान लू, ए। ध्यान से इधर देखो बोर्ड पर, और कुछ भी समझ में ना आएगा। ए पॉइंट पर हिट कर गई, और ये आई कहां से थी, बी से, मान लिया बी से आ रही है। ठीक है, इधर देखेंगे बोर्ड पर। अब ये क्या करता है, कॉन्वेक्स में इसको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो इसने इसको कहां रिफ्लेक्ट करा बताओ, ये ऊपर की तरफ कर दिया। सही है। अब इसका फोकस कहां होता है, मानते हैं कि अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं हम, तो ये ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से, इसी पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, फोकस। सही है। अब क्या करा था उसमें मैंने फिर, नॉर्मल बनाया था, नॉर्मल। नॉर्मल बनाओ, कैसे बनेगा नॉर्मल, नॉर्मल कहां से पास होकर जाता है, सेंटर से। अरे सही है, तो सेंटर से पास होता हुआ क्या बना दो, एक लाइन खींच दो, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। खींचो, देखो इधर ध्यान से, ये सेंटर है, तो थोड़ा सा दूर बना लो। अरे ये सेंटर है, इससे पास होती हुई एक लाइन खींचो ऐसे सीधी, ये क्या है, अरे ये जो लाइन खींची डैश डैश वाली, ये क्या है, नॉर्मल है। क्लियर है। अब बताओ आई और आर कहाँ है, यस बताओ आई और आर कहाँ है, नीचे वाला आई है, बहुत बढ़िया, और ऊपर वाला आर है, बहुत अच्छे। सही है। मैथ में आपने पढ़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट, क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहां पर बताओ, इधर देखो, ये एंगल अगर आर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी ऑलवेज इक्वल होते हैं, जो पीछे वाले मैंने बताए थे, जेड वाले, जेड वाले एंगल को अल्टरनेट कहते हैं, यहाँ ऊपर नीचे वाले एंगलों को वर्टिकल अपोजिट कहते हैं। सही है। क्लियर है बात यहां तक, रुक जाओ अभी, नोट मत करो, इधर देखो, लिख दूं मैं, पहले इन दोनों के बारे में बताओ, ये दोनों इक्वल है ना आपस में, आई और आर। तो लिखो, क्या लिखवाऊं बताओ, एंगल एन ए बी, कौन सा वाला ले लिया, एन ए बी, इक्वल है किसके, इसे नाम दे दो कुछ, डी, एंगल एन ए डी के। कैसे इक्वल है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर होता है किसके, आर के। तो आई और आर आपस में क्या हो गए, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात। अब मैंने क्या करा है, दूसरी बात क्या करी है, कि ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी वर्टिकल अपोजिट है, तो इन दोनों को लिखवाओ, कैसे लिखूं बताओ, यस, इस वाले एंगल का नाम लिखवाओ, डी ए एन, इक्वल है किसके बताओ, सी ए एफ के। बहुत बढ़िया, देखो लिखवा दिया इन्होंने, भाई ये वाला एंगल लिखवाया इन्होंने, इक्वल है किसके, सी ए एफ के, वर्टिकल अपोजिट लिख दो ब्रैकेट में, क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। बस एक एंगल और इक्वल कराओ, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, देखो जो ट्राइंगल उसमें मिला था ना तुम्हें, वो ट्राइंगल ये हैगा इसका, देखो ये हैगा, तो इसमें आर तो आ गया आपका, आई और आ जाए, तो आई आई भी देखो कैसे है। मुझे एक बात बताओ, ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन है मान लो कोई, ध्यान सुनते रहा ना, इसे मैंने एक सीधी लाइन से कट कट करा है यहां से, और एक सीधी लाइन से कट करा है यहां से, तो यहां जो एंगल बनेगा और यहां जो एंगल बनेगा वो अलग अलग होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे, इन एंगल को क्या कहते हैं, इन एंगल को क्या कहते हैं, यार पढ़ नहीं रहे, उसका मतलब मैथ में तुमने पढ़े नहीं एंगल ढंग से। अब तो याद आ रहा है नाम, जेड में जो एंगल बनेगा अल्टरनेट एंगल, आमने सामने जो एंगल बनेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल,
ये जो एंगल बनते हैं सेम, ये भी सेम होते हैं, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये। अरे बात समझ में आ गई? संगत कोण हिंदी में बोलते हैं, संगत कोण। संग संग के है ना, ये देखो दोनों संग संग बन रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा? बराबर। बताओ कहां बन रहे हैं ऐसे एंगल, कहां बन रहे हैं बताओ डायग्राम में। देखो ये जो लाइन है बीच वाली, ये है एन नॉर्मल है। इस सीधी वाली लाइन ने इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाया? तो ये सीधी वाली लाइन भी इस नॉर्मल से कितना बनाएगी? आई। बात समझ में आई? अरे सही है, क्लियर है यहां तक? तो इसको लिखवाओ। यस कहाँ गए? ये और ये एंगल दोनों बराबर हो गए, तो लिखवाओ। कैसे लिखवाओ? पहले इसका नाम लिखो ऊपर वाले का, एंगल एन ए बी इक्वल है किसके? तो बता। एंगल एफ सी ए के। क्यों है इक्वल? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, इधर ध्यान से। अब आ जाओ अपने ट्राइंगल पे। वही ट्राइंगल मिल गया हमें आइसोसेलेस। कहाँ है? ए एफ और आई और आर तो बराबर होते ही है, तो इस ट्राइंगल को अलग से बना दूं। क्या नाम है इसका? ए एफ सी ऊपर वाला एंगल, आर ये वाला एंगल, आई। क्लियर है? आई और आर बराबर है, ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया तो ए एफ किसके बराबर हो गया? एफ सी के। लिख दो। ए एफ बराबर हो गया किसके? एफ सी के। दो साइड सेम होती हैं आइसोसेलेस में, हो गई दो साइड सेम। अब मुझे बताओ, अब देखो ध्यान से इधर, ये जो ए एफ है ये पी एफ के बराबर होगा कब? जब ये अपर्चर क्या हो जाए? छोटा हो जाए। अपर्चर इसमें भी छोटा करना पड़ेगा। जैसे ही इस अपर्चर को छोटा करोगे ए एफ बराबर हो जाएगा किसके? पी एफ के। वही लाइन लिखी जाएगी, डिट्टो लिख लेंगे। बोलो लिखो, बोलो बोलो बच्चे, लिख लेंगे। आगे बढ़ जाओ। अब इधर देखो, तो ए एफ बराबर हो गया किसके? क्या कह रही हो? ये ए एफ किसके बराबर हुआ अपर्चर छोटा होने के बाद? बताओ। पी एफ के। अपर्चर छोटा होगा तो ए एफ और पी एफ एक ही हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो गया? सही है। और ऊपर आप क्या क्या आए हो? ऊपर क्या क्या आए हो? ए एफ किसके बराबर है? यानी पी एफ बराबर हो गया, इस ए एफ की जगह क्या रख दो? अरे इस ए एफ की जगह एफ सी रखो, तो बराबर हो गया किसके? पी एफ के। देखो डायग्राम में दोनों चीजें कहां पर है, एफ सी और पी एफ। पी एफ और एफ सी ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी एफ कहां आ गया इनके? मिड पॉइंट में आ गया। नहीं तभी तो इक्वल होगी कोई लाइन। कोई 20 सेंटीमीटर की लाइन है, इधर देखो, कोई 20 सेंटीमीटर की लाइन है। मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मैंने कहा ए बी बराबर है किसके? तो ये बी कहां होगा? सेंटर पे होगा, तभी तो बराबर होंगे। आधे आधे 10 10 के होंगे। सही है। तो अब ये बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। बताओ कि पी एफ बराबर होगा किसके? बताओ। 1/2 पीसी के। भाई इस पूरे का आधा करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। इनकी वैल्यू रख दो। पी एफ कितना होता है? एफ 1/2 पीसी कितना होता है पूरा? लिख दो यहाँ, पी एफ होता है स्मॉल एफ, और पीसी कितना होता है? स्मॉल आर। ये आ गया एफ बराबर आर बाई 2। खत्म। इतना आसान है प्रूफ करना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नोट कर लो, तुम नोट करो। फालतू करनी। बहुत पैसा ले लिया हमने। तो इस लेक्चर्स के, ये लेक्चर्स हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो इस लेक्चर्स के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।